नमस्ते प्यारे बच्चों। तो वीडियो के थंबनेल को देख के आपको समझ में आ गया होगा कि हम मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट कंफर्म करने की बात कर रहे हैं। जी मैं बात कर रहा हूं नीट एग्जाम की, जो 7 मई को है। लगभग 44 डेज अभी बाकी हैं। बहुत सारे बच्चे इस रेस के अंदर लगे हुए थे। ये रेस बहुत टाइम पहले स्टार्ट हुई थी और अब 44 डेज के बाद में ये रेस जो वो कंप्लीट होने वाली है। और इस रेस के अंदर अगर आपको बने रहना है और रेस को अगर जीतना है तो आपको प्लानिंग से काम करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे सीबीएसई एग्जाम और स्टेट बोर्ड के एग्जाम में बिजी थे। लगभग सभी बच्चे बोर्ड एग्जाम से फ्री हो गए हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज मेरे पास में आ रहे हैं कि सर अब लास्ट मोमेंट पे किस तरह से हम काम करें, क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि हम नीट एग्जाम को क्वालिफाई करें और मैक्सिमम मार्क्स जो वो अचीव करें। तो मेरा एक ही कहना है, ये एक प्लानिंग है। प्लानिंग से अगर आप काम करोगे तो मेरे हिसाब से आपने जो भी अपना टारगेट डिसाइड किया है उस टारगेट तक आप जरूर पहुंचोगे। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर सीट मिलना बड़ा टफ टास्क नहीं है, बहुत इजी काम है। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने टाइम को किस तरह से डिवाइड करना है उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर टाइम की थोड़ी सी बातें करूंगा। एक परफेक्ट हम टाइम टेबल बनाएंगे और उसके साथ साथ में आई एम ए केमिस्ट्री फैकल्टी, तो मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्रीवियस ईयर की एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा, जिस पे आपको अभी लास्ट मोमेंट पे ज्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेली रूटीन की। आप 24 घंटे को किस तरह से डिवाइड करते हो। सबसे पहले मैं आपको रफ आइडिया देता हूं कि कैसे हमें टाइम को डिवाइड करना है, फिर हम उसी टाइम को डिटेल एनालिसिस के साथ में एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाएंगे। तो सबसे पहले 24 घंटे को डिवाइड हमें इस तरह से करना है कि 6 घंटे की परफेक्ट स्लीप हो जाए विथ ऑयल मसाज। जब हम सोते टाइम अगर हेयर के अंदर मसाज करते हैं तो शायद परफेक्ट नींद आती है और कम टाइम के अंदर भी क्वालिटी वाली स्लीप आती है। तो 6 घंटे हमें इस तरह से डिवाइड करना है। 15 मिनट्स हमें वॉक करनी है। 1 घंटे 15 मिनट के अंदर ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर को हमें फिनिश करना है। किस टाइम पे हमें ये करना है सब कुछ मैं शेड्यूल के साथ में आपको अभी बताऊंगा। 30 मिनट्स हमें दिन के अंदर पावर नैप के लिए रखना है और 4 घंटे हमें प्रैक्टिस पेपर और उस पेपर को चेक करने के लिए देना है। 30 मिनट्स हमें एकेडमिक एक्टिविटी के लिए रेडी होने में, फ्रेश होने में टाइम देना है। 7 घंटे हमें प्रैक्टिस पेपर से पहले पढ़ना है और 4 घंटे 30 मिनट, 4.5 घंटे हमें प्रैक्टिस पेपर के बाद में किस तरह से पढ़ना है। तो ये है 24 घंटे की परफेक्ट प्लानिंग। 24 घंटे को हमने डिवाइड कर दिया और 44 डेज को अगर हम 24 घंटे के अकॉर्डिंग अगर टाइम कैलकुलेशन के साथ में पढ़ेंगे तो हमें 44 डेज प्रोडक्टिव होते हुए दिखेंगे। हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है और हमें यही काम करना है। हमारे हाथ में सिर्फ टाइम है और जो हमने काम किया है अभी तक उसी काम को अगर हम परफेक्ट प्लानिंग के साथ में अगर हम फिनिश करेंगे, परफेक्ट रिवीजन, जितना सब्जेक्ट को टाइम चाहिए वो टाइम अगर हम देंगे, प्रैक्टिस पेपर की जो रिक्वायरमेंट है वो अगर हम प्रैक्टिस पेपर दिन का एक सॉल्व कर रहे हैं और उसकी अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से यही एक परफेक्ट प्लानिंग होती है। ये प्लानिंग वैसे डे 1 से होनी चाहिए, लॉन्ग टाइम प्लानिंग होनी चाहिए। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी बोर्ड एग्जाम में बिजी थे और उसकी वजह से उनकी प्लानिंग जो है वो डिस्टर्ब हो गई है और उस प्लानिंग को हम फिर से एग्जीक्यूट करके ऑन पेपर जो है वो नोट डाउन करते हैं और इसी प्लानिंग के साथ में हम 44 डेज की पूरी प्रिपरेशन रखेंगे। तो डेली का जो आपका शेड्यूल है वो किस तरह से होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये आप परफेक्ट टाइम टेबल मान सकते हो। बाकी इस टाइम टेबल को अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से टाइम की जो कैलकुलेशन है यही रखना। बस मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम को आप चेंज कर सकते हो। मैं इस टाइम टेबल को आइडियल टाइम टेबल मानता हूँ। 5 बजे आप उठो, 5:30 से 8:15 तक आप बायोलॉजी को फिनिश कर दो। अल्टरनेट डेज पे कर सकते हो या इसी टाइम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। जूलॉजी और बॉटनी को आपको फिनिश करना है इस पर्टिकुलर टाइम में। 8:15 से 8:30 तक आपको ब्रेकफास्ट फिनिश करना है और 8:30 से 10:45 में आपको केमिस्ट्री फिनिश करना है। 10:45 से 11 के अंदर आपको 15 मिनट्स की वॉक करनी है और फिर 11 to 1 के अंदर आपको फिजिक्स फिनिश करना है और 1 to 2 के अंदर आपको लंच के साथ साथ में 30 मिनट्स 25 मिनट्स का आपको पावर नैप लेना है। ये हो गया
प्रैक्टिस पेपर के पहले की प्लानिंग, मतलब मॉर्निंग की प्लानिंग ये हो गई। मॉर्निंग के अंदर हमने 3 सब्जेक्ट फिनिश किए हैं, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को हमने फिनिश किया है। और इन तीनों सब्जेक्ट के अंदर हमें क्या करना है, तो 2 से 5:20 जो नीट का आइडियल टाइम है, उस टाइम के अंदर हमने एक प्रैक्टिस पेपर रखा है। तो डेली का हम एक प्रैक्टिस पेपर देंगे। बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर नेट पर अवेलेबल हैं, बहुत सारी बुक्स मार्केट के अंदर मिलती हैं। उस प्रैक्टिस पेपर को फिनिश करने के लिए हमें जो प्रिपरेशन चाहिए वो प्रिपरेशन हम मॉर्निंग के अंदर करेंगे। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक परफेक्ट टाइम मैंने आपको दे दिया है। और उसके अंदर क्या करना है, तो लास्ट मोमेंट पर जितने भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं, कोई टॉपिक अगर आपका पेंडिंग है, एक अच्छे लेवल पे नहीं हुआ, हाँ बिल्कुल आपने पहले तो उस टॉपिक को पढ़ा था लेकिन एक मैक्सिमम लेवल पे उसको आपने फिनिश नहीं किया, एक कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उस टॉपिक को भी फिनिश कर सकते हो। बाकी आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम अब आपको शॉर्ट नोट्स पे देना चाहिए। कैसे हम मतलब 2 घंटे के अंदर पूरा बायोलॉजी को रिवाइज करें, केमिस्ट्री को कैसे 2 घंटे में फिनिश करें, फिजिक्स को कैसे 2 घंटे में फिनिश करें, और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है शॉर्ट नोट्स से। तो आप शॉर्ट नोट्स देखकर प्रैक्टिस पेपर दो। जैसे ही आपका प्रैक्टिस पेपर फिनिश हो जाए, और प्रैक्टिस पेपर का टाइम चेंज मत करना, ये टाइम आपका 2 to 5:20 होना चाहिए। हमें बायोलॉजिकल क्लॉक को एक्टिव करना है और उसी टाइम पर परफेक्ट हम एक्टिव हो जाएं, हमें ऐसा काम कुछ करना है। और इसी शेड्यूल के साथ में आपका नीट कब फिनिश होगा हमें पता ही नहीं चलेगा। तो 2 to 5:20 के अंदर प्रैक्टिस पेपर आपने दे दिया, और प्रैक्टिस पेपर देने के बाद में हमें उस प्रैक्टिस पेपर की एनालिसिस भी करनी पड़ेगी। अदरवाइज प्रैक्टिस पेपर देने का कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि हर पेपर के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो गए जो जरूर हमारे डाउट हो गए, उस डाउट को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो 5:20 to 6 के अंदर जैसे पेपर आपका कंप्लीट हो जाए, आप क्या करो, पेपर को चेक कर लो और आप कोशिश करो कि ये जो पेपर है वो आप OMR सीट पे दो। चेक करने के बाद में थोड़ा सा ब्रेक ले लो, और ब्रेक लेने के बाद में उस पेपर की एनालिसिस पे आप आ जाओ। तो 6 to 7:30 के अंदर आप फिजिक्स की एनालिसिस पूरी करो। तो जो क्वेश्चंस आपके गलत हैं, उस क्वेश्चंस को आप बिना थ्योरी पढ़े एक बार फिर से देखो। हो सकता है कि एग्जाम के अंदर वो क्लिक नहीं किया, बट हो सकता है कि इस टाइम के अंदर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। तो एक बार बिना देखे सॉल्व करो, नहीं हो रहा है तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चंस की थ्योरी देखो, और थ्योरी देखने के बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अवेलेबल है उसको आप सॉल्व कर लो। क्योंकि अगर उस टॉपिक का क्वेश्चन अगर गलत हुआ है तो हो सकता है कि उस सिमिलर टाइप के जो कंसेप्ट जो हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आपका गलत हो सकता है। तो एनालिसिस के टाइम पर हमें परफेक्ट एनालिसिस करनी है, कोई कंसेप्ट जो वो पेंडिंग नहीं रहे। पूरे चैप्टर को हमें एनालिसिस में नहीं पढ़ना है, तो उसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ना है। फिर 7:30 से 8 के अंदर आप डिनर फिनिश कर दो, राइट टाइम है डिनर फिनिश करने का। 8 to 9:30 के अंदर आप बायोलॉजी को फिनिश करो, और फिर उसके बाद में 9:30 to 11 के अंदर आप केमिस्ट्री की एनालिसिस करके फिनिश कर दो। और मेरे हिसाब से 11 बजे सो जाना चाहिए, तभी आप 5 बजे उठोगे, परफेक्ट स्लीप तभी पॉसिबल है। तो ये आपका शेड्यूल है। अगर आप अपनी प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो, आप इसी प्लानिंग को आप फॉलो करो, डेफिनेटली आपकी ग्रोथ होगी और आप एनर्जेटिक फील करोगे, आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो एक्टिव हो जाएगी। तो ये बात हो गई 44 डेज की पूरी प्लानिंग, कैसे हम 44 डेज को टाइम के साथ में हम डिवाइड करें, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो मैं केमिस्ट्री की एनालिसिस बताता हूं। प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज पूछे गए हैं और कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका वेटेज ज्यादा है, उसकी हम बात करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, आपको दिख रहा होगा। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 2018 से लगा के 22 की मैंने एनालिसिस की है, और 2018 से मैं देख रहा हूं कि पेपर जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। तो हमें एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, और एनसीईआरटी से रिलेटेड जितना भी मटेरियल हमें मिल सकता है वो सभी मटेरियल को हमें सॉल्व करना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, मोल कंसेप्ट के अंदर ज्यादा वेटेज नहीं है, बट यस 2018 और 2022 के अंदर 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, स्टेट ऑफ मैटर पे आपको फोकस करना पड़ेगा। आपको सबसे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर।
और इक्विलिब्रियम के अंदर आप बफर सॉल्यूशन, आप सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस, आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उस टॉपिक को आप करिए, जरूर वहां से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और फिर रेडॉक्स पे ज्यादा फोकस नहीं करके आप सॉलिड स्टेट को देख लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नस्ट इक्वेशन वाला पार्ट आप जरूर देखना। ई सेल या ई नोट सेल कैलकुलेशन को जरूर देखना आप। केमिकल काइनेटिक्स से हर बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब इस बार भी 2 क्वेश्चन आएंगे, तो ज्यादा वेटेज है इसका। सरफेस केमिस्ट्री पे आई थिंक हमें कोलाइडल सॉल्यूशन वाले पार्ट पे हमें फोकस करना चाहिए, है ना। ज्यादा प्रायोरिटी जो है उसको देनी चाहिए, वेटेज उसका ज्यादा है, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग 1 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। सॉल्यूशन चैप्टर्स के अंदर भी 18 के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं था, 22 के अंदर कोई क्वेश्चन नहीं था, बट 19, 20 और 21 के अंदर लगभग 2 और 1 क्वेश्चन पूछे गए, तो इस पे भी हमें थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर कंक्लूजन है, एक तो आप इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, ये 4 चैप्टर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग है। 2021 के अंदर 5 क्वेश्चन आए थे, और कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक के रिमेनिंग चैप्टर्स को भी कनेक्ट करता है, ऑर्गेनिक को भी कनेक्ट करते हुए चलता है, तो हमें केमिकल बॉन्डिंग पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। बीबीटी और एमओटी के जो एक्सेप्शन वाले केस हैं उस पर हमें फोकस करना चाहिए, उसको एक बार देख लो आप सब लोग। हाइड्रोजन पे ज्यादा फोकस नहीं भी करोगे तो चलेगा। बिल्कुल एस ब्लॉक में 1 क्वेश्चन कंफर्म है, अल्कली अल्कलाइन का जरूर 1 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन फिक्स है, ग्राफ हमें दिखा रहा है। पी ब्लॉक आप देख सकते हो, 12th वाला पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 11th वाला पार्ट कहीं ना कहीं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर कवर हो जाता है। 12th वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वेटेज है और एक बार देखना चाहिए। और मेरे हिसाब से इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को आपको प्योरली एनसीईआरटी से ही फिनिश करना चाहिए। टीएनएफ ब्लॉक देख सकते हो, आइसोलेशन ऑफ मेटल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर भाई वहां से एक क्वेश्चन, मतलब 110% वहां पर जो सीएफटी थ्योरी है वहां से आएगा और बीबीटी थ्योरी से आएगा। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक अच्छे लेवल पे फिनिश करो। तो मोटा मोटा अगर मैं बताऊं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पी ब्लॉक 12th, एस ब्लॉक उन्हों को निपटाओ आप, अल्कली और अल्कलाइन को, केमिकल बॉन्डिंग को हाई प्रायोरिटी पे रखो आप, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को भी वेटेज दो। बात करें अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमें मेनली हाइड्रोकार्बन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी की अगर मैं बात करूं तो हमें इफेक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, एप्लीकेशन पे फोकस करना चाहिए। हाइपर कॉन्जुगेशंस की एप्लीकेशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। रेजोनेंस, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे हमें फोकस करना चाहिए। हाइड्रोकार्बन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कनेक्ट करता है, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हेलो एल्किन, हेलो एरीन का ज्यादा वेटेज नहीं देखने को मिल रहा है। एल्कोहल, फिनॉल, ईथर को आप फोकस पे रखिए। एल्कोहल और फिनॉल के जो कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 22 के अंदर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे ही। अमाइंस चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बायोमोलिक्यूल से जरूर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो बायो में भी कवर हो जाएंगे। पॉलीमर चैप्टर से 1 क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी से एक बार देख लो। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, एनवायरमेंटल और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ प्योरली आप एनसीईआरटी से फिनिश करो। बाकी आपको एनसीईआरटी से फिनिश करते हुए एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो बहुत सारी बातें करने के बाद में कुछ छोटी मोटी बातें मैं और बता देता हूँ, जिससे थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो, आप काम करो। देखो, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन जो होनी थी वो हो गई, जितने मार्क्स आने हैं आ जाएंगे, आप उसके बारे में मत सोचो बोर्ड के अंदर क्या होगा। हो सकता है कि आप बाउंड्री पे आके भी पास हो सकते हो बोर्ड के अंदर, तो क्यों नहीं अब हम 44 डेज जो हैं प्रोडक्टिव तरीके से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दें, नीट को दें। 44 डेज अगर 100% आप दे देते हो, अभी हमारे पास में कोई और काम तो है नहीं, वैसे भी आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो क्यों नहीं हम 44 डेज प्रोडक्टिव तरीके से दें। 44 डेज 24 घंटे को डिवाइड करना एक अलग पार्ट है,
लेकिन प्रोडक्टिव तरीके से फिनिश करना और प्रोडक्टिव प्लानिंग करना एक अलग तरीका है। तो आप 100% दो, डेफिनेटली आपका मतलब गोल जो है वो अचीव होगा। आप डेफिनेटली मेडिकल कॉलेज तक पहुंचोगे। बाकी किसी भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, कुछ भी अगर आपको प्लानिंग चाहिए तो आप मुझे बताइए, कमेंट करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।